Assalamu alaikum students. We are going to discuss alternating current generator, that is also called alternator. बच्चों, पहले बात यह है समझने की, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो बेसिक की पॉइंट है वो हमें चाहिए कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। दो ऑप्शंस हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रखकर बीच में आर्मेचर रोटेट करवा दिया जाए, या आर्मेचर स्टेशनरी रखकर जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोटेट करवा दिया जाए। दोनों तरह से कमर्शियली जनरेटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब हमें रोटेशनल एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हम उसको इन द केस ऑफ डैम्स देखें तो वाटर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर पानी गिरा रहे हैं और उस फॉलिंग वाटर की हेल्प से टरबाइन घूम रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। सपोज कि जो मैग्नेट्स हैं वो अगर फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी हैं, तो बीच में जो आर्मेचर है वो रोटेट करने लग गया। मैं इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टार्ट में पढ़ लेते हैं कि अगर हमें बग़ैर बैटरी लगाए एक सर्किट में से करंट चलाना है, अगर हमें बग़ैर बैटरी लगाए एक सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करनी है, तो क्या होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए, जो कि फैराडेज लॉ है। इसका भी प्रिंसिपल जो है वो फैराडेज लॉ ही है। तो अगर हम किसी तरह टरबाइन रोटेट की और मैग्नेट सपोज स्टेशनरी हैं, आर्मेचर घूम रहा है, तो उस आर्मेचर में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग गई, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। अब हमें वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह मिल सकती है? जैसे अभी बताया कि वाटर फॉल कर रहा है, डैम के केस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात अगर करें, विंड मिल्स की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स, मोशन ऑफ एयर की वजह से हम टरबाइन को घुमा सकते हैं। न्यूक्लियर स्टेशंस की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाटर की स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से टरबाइन रोटेट कर ली जाती है। कोल पावर प्लांट्स को देखें, उसमें कोल की बर्निंग की हेल्प से वाटर की स्टीम बनाकर उस स्टीम से जो है वो टरबाइन रोटेट कर ली जाती है। इन शॉर्ट, अच्छा बहुत सिंपल सी बात बेटा, आप लोगों ने बचपन में साइकिल ज़रूर जो है वो देखी होंगी और उसमें एक डायनमो लाइट लगा करती थी। डायनमो एक्चुअली जो वर्ड है डायनमो फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश डिक्शन में देखें तो इट स्टैंड्स फॉर सम एनर्जेटिक पर्सन, लेकिन अगर फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायनमो इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि जनरेटर की भी यही डेफिनेशन है। दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ जनरेटर। तो क्या करती थी डायनमो लाइट जो बाइसिकल पे लगती थी बच्चों, उसके एक रोटेटिंग डिस्क जो होती थी वो व्हील के साथ लगा दी जाती थी, पहिया घूमता था और वो रोटेशनल एनर्जी जो है डायनमो लाइट उस मैकेनिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देती थी। सो ये वो बात कि हम जो की पॉइंट डिस्कस करना आपसे ज़रूरी था कि हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर कैसे सकते हैं। हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, किसी सूरत में मिल जाए। जो बातें अभी आपको बताई किस किस सूरत में मिल सकती है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के केस में वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, ऑयल बेस्ड गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। तो इन शॉर्ट हमें किसी न किसी तरह से टरबाइन घुमानी है और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें या तो आर्मेचर को दे देंगे या फील्ड मैग्नेट्स को दे देंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देंगे। की पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करनी है, जो कि फैराडेज लॉ है। हमें कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करनी है, करंट इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। हम अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, बेसिक जो इसकी डिज़ाइनिंग है दैट इज़ डन बाय निकोला टेस्ला।
Definition: a device that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. क्योंकि जनरेटर्स तो डीसी भी है ना, ये करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वैसे तो इसके ऊपर आपका इससे नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर पूरा, लेकिन जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स डेफिनेशन। एक ऐसा करंट जो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। यहाँ देखिएगा, हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ईएमएफ हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर ले। ईएमएफ की पोलैरिटी होती है, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी डिस्कस किया जाता है, बिकॉज ईएमएफ ने करंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करना होता है, इस वजह से। प्रिंसिपल बड़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी उसके ऊपर कि इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हुए हैं। उसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर डिज़ाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बेटा जो अब ये हम वो मॉडल सपोज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें मैग्नेट्स एट रेस्ट हैं, मैग्नेट्स स्टेशनरी हैं, आर्मेचर रोटेट कर रहा है अंदर, कनकेव शेप्ड मैग्नेट्स हैं, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ाया नहीं होती है, बेहतर उसमें से फ्लक्स पास करती है। बाय सम मैकेनिकल मीन्स हमने आर्मेचर रोटेट कर दिया। आर्मेचर ये कॉइल्स हैं बेटा, इसको हमने रोटेट किया बाय सम मैकेनिकल मीन्स। मैंने यहाँ एक हैंडल शो कर दिया है कि सपोज मैं इसको घुमाता हूँ तो ये सारी कॉइल रोटेट करती है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, आप इमेजिन करो कि ये एक कॉइल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, इस तरफ साउथ पोल है किसी मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, सपोज इस डायरेक्शन में चलें, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है और मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो रही है और ज़ीरो हो गई, फिर बढ़ रही है। सो फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसमें से फैराडेज लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो करंट आ जाता है। अब हमने देखना है कि किस डायरेक्शन में आ गया करंट, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो दो फीचर्स हैं वो कार्बन ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स अगर ना लगे हों तो ट्विस्ट कर जाएंगी वायर्स, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। कार्बन ब्रशेस, हमें आउटपुट टर्मिनल्स जो हैं, कोई लोड हमने हैंग करना है, सपोज हमने एक लैंप लगा दिया जिसको ग्लो करवाना है हमने। बच्चों अब रिंग्स ने कंटिन्यूसली ब्रशेस के साथ स्लाइड करना है और उसकी वजह से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कार्बन के क्यों सेलेक्ट किए गए हैं ब्रशेस? आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात पढ़ते हैं कि 3 एलिमेंट्स आप पढ़ते हैं कि जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन तीनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर्स हैं, बात रहेगी कार्बन के ऊपर, कंडक्टर भी है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव भी है। बहुत सूटेबल है यहाँ के लिए, बिकॉज ब्रश और स्लिप रिंग के बीच में जब फ्रिक्शन आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी इसकी कंडक्शन और अच्छी हो जाएगी, करंट बढ़ता जाएगा। इस वजह से ये कार्बन के सेलेक्ट किए गए। तो फ्लक्स चेंज हो रही है, करंट चलने लग गया आउटपुट सर्किट में, कुछ इस तरह की हमें आउटपुट मिलने लग गई। अब हम जरा माइक्रो लेवल पर देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि चार्ज कैरियर्स का मोशन कैसा था,
कि जिसकी वजह से करंट जो है वो चलने लग गया। मैं अब इस एक साइड ए बी, ये एक साइड को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, फिर साथ में जो दूसरी साइड है उसको डिस्कस करते हैं। आप सपोज करें कि हम इसको कुछ यूं घुमा रहे हैं बेटा कि ये जो साइड ए बी है इस वक्त ये इनटू द बोर्ड मूव कर रही है। ये है सपोज साइड ए बी और ये इस वक्त इनटू द बोर्ड मूव कर रही है। जब ये साइड इनटू द बोर्ड मूव कर रही है तो इस साइड की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी इनटू द बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे हैं। सो बेटा इस वक्त वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये परपेंडिकुलर हैं। तो इस सिचुएशन में मोशनल ईएमएफ की तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा चार्ज कैरियर को देखें। कुछ बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं चार्ज कैरियर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स स्टडी करने के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ते हैं, सिंपल राइट हैंड रूल भी पढ़ते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी पढ़ते हैं। तो कोई सा भी रूल अप्लाई कर दीजिए जो जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसके मुताबिक। से मैं राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल जो थंब है वो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर की तरफ करता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ स्ट्रेट फिंगर्स करता हूँ। तो बच्चों पाम के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है कन्वेंशनल चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी। तो ये जो साइड है ए बी इसमें कन्वेंशनल करंट जो है वो कुछ इस तरफ चलने लग जाएगा। और जो साइड दूसरी थी सी डी, जब ए बी इंटू द बोर्ड मूव कर रही है, अवे फ्रॉम रीडर मूव कर रही है, तो जो साइड सी डी है ऑब्वियसली वो आउट ऑफ द बोर्ड मूव कर रही है, वो टुवर्ड्स द रीडर मूव कर रही है। तो इसमें से जो करंट होगा वो उसके ऑपोजिट होगा। आप इसके ऊपर भी राइट हैंड पाम रूल अप्लाई कर सकते हैं। इस साइड की जो वेलोसिटी है वो आउट ऑफ द बोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ फिंगर्स करें तो पाम का परपेंडिकुलर अपवर्ड बनता है। यानी कि इस वक्त हम जब सामने से देख रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ए बी सी डी कुछ इस तरह से सर्किट में से घूम के आता है, फिर ए बी सी डी ऐसे आउटपुट सर्किट में से घूम के आता है। ये चल रही है सिचुएशन, और ये सिचुएशन चलेगी सिर्फ एक हाफ तक के लिए। जब तक ये कॉइल सपोज ऐसे है तो जब तक इसकी हाफ रोटेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी ये सिचुएशन चलेगी। जब ये साइड ए बी घूम कर सी डी की जगह पर आ जाएगी तो बेटा इसी साइड में से करंट अपवर्ड चलने लग जाएगा, क्योंकि इस वक्त सी डी साइड में से करंट अपवर्ड चल रहा है। ए बी साइड घूम कर जब सी डी साइड की जगह पर आ जाएगी तो ए बी साइड में से करंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी, और सी डी घूम के जब ए बी की जगह आएगी उसने अपनी करंट की डायरेक्शन चेंज कर ली। तो हाफ रोटेशन के बाद, कॉइल की हाफ रोटेशन के बाद करंट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज किए जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आते हैं। जिन बच्चों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है उनके लिए फॉर्मेट भी आपके सामने है बेटा। इस फॉर्मेट को फॉलो करें जिसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं। मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ते हैं साइड ए बी में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी माइनस वी एल बी साइन थीटा होती है। नेगेटिव साइन यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, वो लेंस लॉ एक्सप्लेन करता है उसकी प्रॉपर्टी को। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। इतनी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी क्योंकि साइन थीटा आता है साथ में, प्रॉपर फॉर्मूला वी एल बी साइन थीटा। इस वक्त वी और बी में थीटा 90 डिग्री है, वी एल बी रह गया। यहाँ पर भी थीटा 90 है, वी एल बी रह गया। बच्चों बहुत तवज्जो से ये समझिएगा कि जो साइड डी ए या ए डी साइड है और बी सी साइड है, ये दो साइड्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी। ईएमएफ इंड्यूस होनी है सिर्फ उन साइड्स में जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि जो साइड अभी यहां ए बी थी और साइड सी डी थी।
जो साइड ए डी और बी सी है इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी, करंट की प्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ ये तो ज़रूर है कि करंट जो जनरेट हुआ है ए बी और सी डी साइड में, वो इनमें से पास तो करेगा बिकॉज कंडक्टर की वायर है, लेकिन इसका खुद की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है करंट जनरेट करने में। क्यों नहीं है, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या आप उसकी रीज़न में लाइन तो पढ़ रहे हैं कि साइड जो ए डी है और बी सी है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है करंट जनरेट करवाने में। क्यों नहीं है? बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर्स इन दीज सेगमेंट्स इज नॉट अलोंग द लेंथ। इस बात को समझना बच्चों। आप ये इतना सा पोर्शन ज़रा अंडर डिस्कशन रखें, इतना सा पोर्शन, सारी बात समझ आ जाएगी। अब अगर ये वाली साइड ए बी साइड इनटू द बोर्ड मूव कर रही है तो इस सेगमेंट की जो वेलोसिटी है ये भी इनटू द बोर्ड है। राइट हैंड पाम रूल लगाऊं तो इस सेगमेंट में जो चार्ज कैरियर हैं पॉजिटिव वाले, उन पर भी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अब वायर ऐसे पड़ी हुई है, फोर्स चार्ज कैरियर पर डाउनवर्ड लग रही है, बेटा वो मेटल वायर को लीव करके डाउनवर्ड तो नहीं जा सकता। यहाँ कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा, यहाँ कोई थर्माइनिक एमिशन तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से इस सेगमेंट का कोई रोल नहीं है करंट की जनरेशन में, बिकॉज उसकी मैं मतलब दोबारा बोल रहा हूं, साइड ए डी और साइड बी सी का कोई रोल नहीं है करंट की जनरेशन में, बिकॉज इस वायर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पर फोर्स या तो ऐसे डाउनवर्ड लग रही है और किसी तरफ या ऐसे अपवर्ड लग रही है। फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं है, इसलिए इसमें करंट जनरेट नहीं होगा। जो दूसरों में जनरेट हुआ है वो इसमें से पास तो करेगा, इसमें खुद में कोई करंट जनरेट नहीं होगा। जो साइड ए बी थी उसमें देखें चार्ज कैरियर पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, वो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर थी। इसका रोल है करंट की जनरेशन में, उसका नहीं है। फिर टोटल ईएमएफ के लिए बेटा ऐड करें तो 2VLB बन जाएगा, साइन थीटा भी साथ में वो एंड पर ले आते हैं, 2VLB बन जाएगा बेटा। अब यहां से इस V को हमने R ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। सर्कुलर मोशन से आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम कॉइल का रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, यहाँ कोई लीनियर मोशन हम स्टडी नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। इसलिए हमने लीनियर वेलोसिटी को, टेंजेंशियल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये 2R टोटल विड्थ बन जाएगी, क्योंकि R रेडियस ऑफ द कॉइल था, और विड्थ इनटू लेंथ करें सरफेस एरिया बन जाएगा। ओमेगा यहाँ एंगुलर स्पीड है, सरफेस एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये तो तब की बात थी कि अगर एक वायर की हमने लूप बना दी और उसको रोटेट करवाया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसा हो जाएगा। अगर हमने एक बंडल ऑफ वायर्स की कॉइल बना दी और n नंबर ऑफ उसमें टर्न्स हैं तो फिर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और कितनी ज़्यादा होगी? n टाइम्स दैट। 10 वायर्स का बंडल था, एक वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। n वायर्स का बंडल है, उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये तो क्लास उस वक्त की सिचुएशन है, ये मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है, और ये उस वक्त की सिचुएशन है जब कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है कि नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं, पैरेलल टू द सरफेस एरिया चल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स जीरो है। जिस ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगी उस ओरिएंटेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी, इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम होगा। ये मैंने ये हिंट आपके लिए लिखा है बेटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है, कोई और एंगल बन रहा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया, तो क्या होगा? तो एंगल थीटा आ जाएगा,
और उसका साइन मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर n ओमेगा ए बी साइन थीटा। ये थीटा किस किस के बीच में है? वेलोसिटी ऑफ द लेंथ एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप इसको v और b के बीच में एंगल है। और फिर n ओमेगा ए बी जो है मैक्सिमम है, एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फाइनल फार्मूला आपका ड्राइव हो चुका। ईएमएफ को करंट से हमने करंट बनाना है, I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ईएमएफ ओवर आर। ईएमएफ की वैल्यू पुट करें, करंट के लिए रिलेशन बन जाएगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है बच्चों, वो मोशनल हो ना हो, ईएमएफ कभी भी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर, सर्किट पर डिपेंड नहीं करती। आप ये तो करंट का रिलेशन है ना, इससे ऊपर आप रिलेशन देख रहे हैं, कहीं भी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नहीं आएगी। बल्कि सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं, आप एन ओमेगा ए बी साइन थीटा देख लें, आप वी एल बी साइन थीटा देख लें, आप म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में एम डेल आई ओवर डेल टी देख लें, आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में एल डेल आई ओवर डेल टी देख लें, कोई रिलेशन देख लें, कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, करंट करता है। वो रिलेशन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इनवर्स रिलेशन से वो डिपेंड करता है। फिर बच्चों जो आपको की पॉइंट एक बताया मैंने कि जिस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होती है, कॉइल घूमते घूमते जब यहाँ आई मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, इस वक्त यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो करंट है, वो मैक्सिमम है। और घूमते घूमते जब कॉइल इस ओरिएंटेशन में आई कि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रही है, उस वक्त इसमें इंड्यूस होने वाली ईएमएफ ज़ीरो है, इसका इंड्यूस्ड करंट ज़ीरो है। और यही बात ग्राफिकली भी आपके सामने प्रेजेंट की। डायग्राम में बेटा ये दिखाना चाहा है कि ये सिचुएशन है जिस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम पास करती है। अब ये एक साइड सपोज कर लें, तो ये एक साइड की वेलोसिटी है और इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। तो इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है, वी और बी में एंगल ज़ीरो होता है, तो वी एल बी साइन थीटा, साइन ज़ीरो पे आंसर ज़ीरो आ गया। इस ओरिएंटेशन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। और जिस ओरिएंटेशन में फ्लक्स ज़ीरो हुई हुई होती है, उस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम होती है, करंट मैक्सिमम होता है। That's all about alternating current generators. Thank you.